नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2021 के लिए कल यानी 24 फरवरी को बजट पेश किया और राज्य के लोगों की नजर इस बजट पर रही। तो इस बजट में किसानों के लिए क्या कुछ खास रहा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने 2021 का बजट पेश किया। इस बजट में किसानों के लिए कई घोषणाएं की। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं राज्य के वर्ष 2020-21 के संशोधित अनुमान वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये हम सभी के लिए हर्ष का विषय है कि प्रदेश में पहली बार पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। ये एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा, अगले बजट से राजस्थान में पेश होगा अलग कृषि बजट। वन टाइम सेटलमेंट से कमर्शियल कर्ज माफ होंगे। 16,000 करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा। मत्स्य पालक और पशुपालक भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की घोषणा। विभिन्न कार्यों पर करीब 2,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ऑटोमेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। करीब 732 करोड़ रुपए का प्रावधान। 200 करोड़ की लागत से मेगा फूड पार्क बनेंगे। 1,000 किसान सेवा केंद्रों का निर्माण होगा। नई कृषि विद्युत वितरण कंपनी बनाने की घोषणा। कृषि उपभोक्ताओं को बिल 2 माह में भेजे जाएंगे। 50,000 किसानों को सोलर पंप का प्रस्ताव। 50,000 किसानों को विद्युत कनेक्शन देने की घोषणा। कृषि उपज मंडियों में 1,000 करोड़ के कार्य होंगे। 102 सेवा से पशुपालकों को आपातकालीन स्थिति में उनके घर पर ही मिलेगी चिकित्सीय सुविधा। सभी पशु चिकित्सालय में राजस्थान पशु चिकित्सा रिलीफ सोसाइटी का गठन किया जाएगा। 200 पशु चिकित्सालयों को किया जाएगा क्रमोन्नत। गौशालाओं को आर्थिक संबल की घोषणा। नए दूध संचालन केंद्र खोले जाएंगे। 4 जिलों में नए पशु अस्पताल खुलेंगे। लघु और सीमांत कृषकों को कृषि उपकरण किराए पर मुहैया कराने के लिए 20 करोड़ रुपए की लागत से कस्टम हायरिंग सेंटर खोले जाएंगे। 1 लाख किसानों के लिए स्प्रिंकलर और मिनी स्प्रिंकलर दिए जाएंगे। 3 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को सूक्ष्म खेती योजना के तहत लाया जाएगा। इस प्रकार से राज्य के किसानों के लिए बजट पेश किया गया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, हाल ही में किसान गोष्ठी और कृषक वैज्ञानिक संवाद का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र टांकराड़ा में किया गया। इस गोष्ठी में क्षेत्र के विभिन्न भागों से किसानों ने भाग लिया। किसानों को कृषि संबंधित तमाम आधुनिक जानकारियां दी गई। तो ये किसान गोष्ठी किसानों के लिए किस प्रकार से उपयोगी रही, आइए जानते हैं। हमने करीब 14 तरह की बार्ली की जौ की वैरायटियां हैं वो यहाँ पे प्रदर्शित कर रखी हैं कि यहाँ के वातावरण के हिसाब से कौन सी ज्यादा होगी। तो आप लोग गेहूं की करीब 10-12 वैरायटियां हैं, जिसमें लेटेस्ट पूसा की जो फोर्टिफाइड वैरायटी है उसमें जिंक, आयरन और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। सब्जियों की वैरायटियां, गाजर की 3 तरह की वैरायटी है आपकी, चुकंदर की वैरायटी है, चने की 5-6 वैरायटी है। तो ये सारी, और एक पोषण वाटिका है कि एक किसान अपने खेत में, घर में एक छोटा परिवार है, उसको थ्रू आउट ईयर पूरे साल किन किन सब्जियों की आवश्यकता होती है वो उसके अंदर उनको उत्पादित करके अपने घर की सब्जियों का है वो खर्चा है वो कम कर सकता है। किसान भाइयों, इस किसान गोष्ठी और कृषक वैज्ञानिक संवाद में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई जो कि किसानों के लिए काफी लाभकारी रही। तो क्या है ये जानकारियां, आइए जानते हैं इस प्रस्तुति के माध्यम से। अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, जलवायु जो परिवर्तन है, ये सब चीज को देखते हुए हमारे को आने वाले समय में इंटीग्रेटेड फार्मिंग यानी समन्वित कृषि प्रणाली अपनाने की जरूरत है और अधिकतम लाभ लेने की जरूरत है। अपने जो संसाधन है
जैसे आपकी जमीन की बात करें, पानी की बात करें, उनको संरक्षित करने की जरूरत है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग करेंगे, समन्वित कृषि प्रणाली के तरीके से हम करेंगे तो हमारे को जो कुल अपने फार्म की जो आय आएगी उसमें हम धीरे धीरे बढ़ोतरी कर सकते हैं। एक बार में इतनी सारी बढ़ोतरी नहीं होगी, तो धीरे धीरे हम 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल ऐसे करते रहेंगे तो अपने संसाधन जितने भी है उन संसाधनों की बचत भी होगी और उनका उपयोग अधिकतम होगा। जितने भी सारे कंपोनेंट है, पशुधन है, फसलें उनकी सब्जियां हैं, उनके पेड़ पौधे हैं, या अलग प्रकार की कोई विशेष खेती करते हैं जैसे केस क्रॉप है उनकी खेती करते हैं, तो ये सारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हो गया। किसान भाइयों, आइए एक नजर डालते हैं किसान गोष्ठी की कुछ प्रमुख झलकियों पर, जो हमारे किसान भाइयों के लिए अद्भुत अनुभव के रूप में रही। किसान बंधुओं, आज कृषि विज्ञान केंद्र पर एक जो है किसान गोष्ठी एवं कृषक वैज्ञानिक संवाद का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें जयपुर जिले के अधिक से अधिक पंचायतों के 650 से अधिक किसानों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो किसानों का वैज्ञानिक जो है संवाद हुआ। किसानों की जो अपेक्षाएं थी, कैसे जो है तकनीकी खेती किया जाए, उसके बारे में किसानों से वैज्ञानिकों द्वारा संवाद किया गया। जयपुर जिले के जो है अधिकतर पंचायत समितियों के आए हुए उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। उसके बाद किसानों के अंदर जो संशय था कि हम कैसे जो है कृषि से अच्छा जो है उत्पादन ले सकें, उसके बारे में भी वैज्ञानिकों ने उनका संशय दूर किया कि आप अच्छी जो है तकनीकी अपना करके अपने उत्पादन को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने आय को जो है कैसे जो है बढ़ा सकते हैं। इस बारे में जो है कृषक गोष्ठी एवं कृषि वैज्ञानिक संवाद का आयोजन किया गया। किसान गोष्ठी में आए किसान भाइयों को क्या क्या नवीनतम जानकारियाँ प्राप्त हुई, आइए जानते हैं उनके अनुभवों को। तो मैंने यहाँ आकर के अनार की खेती की, क्योंकि बाकी तो संभव नहीं था। अनार की खेती में मैंने टिश्यू कल्चर के पौधे मंगवाए, पौधे मैंने जलगांव से मंगवाए और जैविक खेती के रूप में मैंने इसको अपनाया। और वेस्ट डिकम्पोजर का सबने नाम लिया। वेस्ट डिकम्पोजर बनाने की विधि मैं बता देता हूँ। 200 लीटर पानी, 2 किलो गुड़ और 3 तरह के बैक्टीरिया होते हैं देसी गाय के गोबर के निकाले हुए, इफ्को वाले देते हैं, 20 रुपए में आती है, वो डालना है। उसके बाद में 6 रोज आपको उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक जैसे भी घुमाना चाहो घुमा सकते हो। 6 रोज बाद वो तैयार हो जाता है। आप 5 पानी यदि किसी भी खेती में दे देंगे, चाहे वो गेहूं हो, जो हो, बाजरा हो, कुछ भी हो, जिस भी खेती में 5 पानी दे देंगे, उसके बाद आपको केचुए नजर आने लग जाएंगे, उस केचुए नजर आने लग जाएंगे। और मैंने 3 साल के हो गए मेरे पौधे, 9.5 लाख रुपए की बेची है मैंने। 550 पौधे हैं, 2 बीघा पक्की कतार जो है उसमें 42 पौधे हैं और 13 कतार लगा रखी है मैंने, 546 पौधे हैं। पेड़ से पेड़ की दूरी तो है 8 फुट और कतार से कतार की दूरी रखी है मैंने 12 फुट। यानी अपने को रोटावेटर चलाना होता है, जब बारिश हो जाती है तो रोटावेटर चलाना होता है, इसलिए वहां तो मैंने 12 फुट कर ली, 2 फुट उधर से इधर जोड़ दी। ऊपर नेट लगा रखा है मैंने, पक्षियों को बचाने के लिए नेट लगा रखा है मैंने। किसान गोष्ठी और कृषक वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम में प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया। इन किसानों ने कृषि और इससे संबंधित कार्यों के लिए अपना अहम योगदान दिया, जिसके लिए इनको सम्मानित किया गया। मैं लगभग 15 प्रकार की सब्जियां उगाता हूँ। एक प्रकार की सब्जी का भाव अगर डाउन है तो दूसरी का मिलेगा, दूसरी का नहीं तो तीसरी का मिलेगा, तीसरी का नहीं तो चौथी का मिलेगा। तो मैं तो एक किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ, अपने खेत को 3 भागों में बांटिए। एक में फलदार वृक्ष लगाइए। तो फलदार वृक्ष कहाँ लगाएं? अपनी मेड़ के चारों तरफ लगा सकते हैं। जहां पर आप मेड़बंदी कर रहे हैं उसके चारों तरफ फलदार वृक्ष लगा सकते हैं। दूसरा जो है, अनाज के लिए सुरक्षित रखिए, क्योंकि बिना अनाज के काम नहीं चल सकता। और तीसरा जो है वो आप सब्जियां लगाइए। अनाज भी एक प्रकार का नहीं लगाएं। अगर हम हर प्रकार की सब्जियां लगाएंगे तो किसी न किसी का भाव मिलेगा,
तो किसान भाइयों से मैं निवेदन करता हूं, कम से कम अपने खेत में 10 प्रकार की सब्जियां उगाइए। हमारे यहाँ पे पानी की कमी है, जिस फसल को पानी की आवश्यकता कम है वो फसल हम लगा सकते हैं। मैं कहता हूं ड्रिप से सिंचाई कीजिए, पानी का 90% बचता है। बरसात का पानी को इकट्ठा कीजिए। मेरे पास में 75 लाख लीटर पानी हर साल काम में लेता हूं मैं, वो बरसात का पानी काम में लेता हूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, हनुमानगढ़ द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर गेहूं की फसल में चेपा कीट के जैविक नियंत्रण के लिए 1 लीटर नीम के तेल के साथ 100 मिलीलीटर तरल साबुन को बाल्टी में डालकर ऊपर से धार से 5 लीटर पानी डालकर घोल तैयार कर 100 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। गेहूं की फसल में पीली रोली रोग के लक्षण दिखाई देते ही फसल पर प्रोपिकोनाजोल 25 ईसी या टेबुकोनाजोल 25.9 ईसी का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। सरसों की फसल में चेपा कीट के जैविक नियंत्रण के लिए 1 लीटर नीम के तेल के साथ 100 मिलीलीटर तरल साबुन को बाल्टी में डालकर ऊपर से धार से 5 लीटर पानी डालकर घोल तैयार कर 100 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। अन्य जैविक नियंत्रण हेतु बायो एजेंट वर्टिसिलियम लेकेनाई की 500 मिलीलीटर मात्रा 100 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। जौ की फसल में दूसरी सिंचाई बुआई के 65 से 70 दिन बाद करें और तीसरी सिंचाई बुआई के 100 से 110 दिन बाद करें। ध्यान रहे कि फूल आने व दाने की दुधिया अवस्था में पानी की कमी रहने पर पैदावार में कमी आती है। चने की खड़ी फसल में जिंक सल्फेट 33% की 300 ग्राम मात्रा तथा यूरिया 1.5 किलोग्राम 100 लीटर पानी में घोलकर 2 बार छिड़काव अवश्य करें। पहला छिड़काव फूल आने से पहले तथा दूसरा छिड़काव फलियां बनते समय करें। फूल वाली अवस्था पर कोई छिड़काव न करें। अंगूर की पुरानी बेलों में यदि खाद की मात्रा न डाली हो तो इस माह में अवश्य दें। अगर जुलाई अगस्त माह में अमरूद की फसल नहीं लेनी हो तो सिंचाई न करें। यदि फसल लेनी है तो खाद और उर्वरक डालें तथा हल्की सिंचाई करें। ध्यान रहे कि फूल आने के दौरान फलदार पौधों में सिंचाई तथा छिड़काव न करें, अन्यथा फूल और फल गिर सकते हैं। नींबू वर्गीय बागों में डाई बैग के नियंत्रण हेतु रोगी भाग की छटाई के बाद ताम्रयुक्त कवकनाशी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम या मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। कैंकर रोग के नियंत्रण हेतु रोगग्रस्त पत्तियों और टहनियों को नष्ट करें। रोग को रोकने के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 100 मिलीग्राम एवं ताम्रयुक्त कवकनाशी दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। बढ़ते तापमान को ध्यान में रखते हुए भिंडी की अगेती बुआई के लिए खेत की तैयारी शुरू करें। भिंडी की उन्नत किस्मों में A4, परभनी क्रांति, अर्का अनामिका, हिसार उन्नत और पंजाब पद्मनी आदि किस्मों की बुआई करें। फसल की बुआई से पहले उचित अंकुरण के लिए उचित नमी सुनिश्चित करें। बीज की दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। बीज के सख्त आवरण को नरम करने के लिए बुआई से पहले पानी में 12 घंटे तक बीजों को डुबो कर रखें। उसके बाद छाया में सुखाकर 2.5 ग्राम थायरम या कैप्टन से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। बुआई से पहले खेत में 25 से 30 टन गोबर की खाद, 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस व 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। मिर्च की फसल के लिए नर्सरी तैयार करें। मिर्च की उन्नत किस्मों में पूसा ज्वाला, मथानिया लौंग, पंत C1, G3, G5, पूसा सदाबहार, जवाहर 218, RCH1, अर्का हरिता आदि किस्मों की बुआई करें। बीज की दर 1.5 किलोग्राम रखें। इससे 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त पौधे तैयार हो जाएं। नवजात गाय, भैंस या भेड़ बकरियों को अंतः परजीवी नाशक दवाएं पशु चिकित्सक की सलाह से नियमित रूप से दें। विटामिन की उचित मात्रा दें। दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए दूध दोहन दूध पूरा व मुट्ठी बांध कर निकालें।
अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव अर्जुनपुरा, जिला कोटा के रतन लाल ने। आपने चौलाई की खेती पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। खेत की तैयारी की जो बात है उसमें इसको बहुत भुरभुरी अच्छी मिट्टी चाहिए होती है। पीएच मान जो है वो 7.5 से नीचे होगा, 6 से ऊपर तो अच्छा रहेगा। इसमें 250 से 300 कुंटल जो है सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में फैला करके और उसको कल्टीवेटर चला के अच्छे से जुताई करके पाडा चला के मिट्टी भुरभुरा कर लेते हैं। फिर अपने मिट्टी अगर जिस हिसाब से उनकी समतल है, ऊंची नीची है, उसके हिसाब से क्यारियां बना लेते हैं। यदि चौलाई को आलू वाली क्यारी में या मटर की क्यारी में लगाना है तो विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। यदि जमीन कम उपजाऊ हो, उस अवस्था में क्यारी की अंतिम बार तैयारी करते समय यूरिया 40 किलोग्राम, डीएपी 80 किलोग्राम और पोटाश 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में प्रयोग करें। साथ ही यूरिया की आधी मात्रा तथा अन्य उर्वरकों की पूरी मात्रा को बुआई के समय प्रयोग करें। और इसकी उन्नत किस्में है पूसा किरण और पूसा लाल चौलाई करके है। CO1, CO2, CO3 कोयम्बटूर की वैरायटीज हैं। तो इस टाइप से किसान भाई अपने सुविधा के हिसाब से चयन कर सकते हैं। लोकल भी जो जर्मप्लाज्म है यहाँ उपलब्ध है इस इलाके में, वो भी अच्छा करता है, तो उनमें से कोई भी एक का वो चयन कर सकते हैं। और इसको तो अभी फरवरी मार्च में भी लगता है और फिर जून जुलाई में भी इसको लगाते हैं, क्योंकि जो क्लाइमेट है उसके हिसाब से मार्च से लेकर के सितंबर तक वो फेवरेबल रहता है। लगभग इसका जो सीड होता है अलग अलग वैरायटी के हिसाब से डिफर करता है। 1.5 किलो से लेकर के 2.5 किलो तक बीज 1 हेक्टेयर फसल लगाने के लिए पर्याप्त होता है। अमूमन इसको लोग छींट के बोते हैं, लेकिन उसमें बीज की बर्बादी भी होती है। तरीका उसका यह है कि आप 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइन बना लें और उस लाइन में जो है बीज में थोड़ा बालू मिला करके बोएंगे, जिससे बीज के बीच की दूरी 5-7 सेंटीमीटर अगर बन जाएगी तो पौधा जो है स्वस्थ और अच्छा होता है। तो सामान्य प्रक्रिया है और नमी जो है वो कमी नहीं होनी चाहिए। जिसमें सिंचाई करते हैं तो उसका पूरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि पौधा का जमना पूरी फसल की अच्छाई के लिए बहुत मायने रखता है। तो हल्की सिंचाई अगर ज़रूरत समझेंगे जर्मिनेशन के पहले तो हल्की सिंचाई भी कर देना जरूरी होगा। रोपाई के 30 से 35 दिनों बाद हाथों से खरपतवार निकाल देने चाहिए। फिर दूसरी निराई आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए। जब फसल 30 से 35 सेंटीमीटर की हो जाए तो खरपतवारों का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी फसल में लगता हो आप उसमें दवाई डाल देंगे जो जहर होता है, जिनमें पीला रंग का सिंबल बना होता है, उसको 2 से 2.5 ml 1 लीटर पानी में घोल करके जो उपलब्ध हो अभी बाजार, चूंकि पत्ता इसका पूरा सब्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए जो सामान्य होती हैं बहुत जहर 24 घंटे में जिनका छींटने के बाद असर खत्म हो जाता है उनका चयन करना चाहिए। तो ऐसा करने में शुरुआती तौर पर लोग राख भी छींट देते हैं तो वो खाने वाले कीड़े थोड़ा कम हो जाते हैं, वो भी तरीका अपनाया जा सकता है। 15 दिन 20 दिन जैसा जमीन की अपनी स्थिति उस हिसाब से जो है वो सिंचाई करते रहना चाहिए। और 2-2.5 महीने का हो जाता है तो लोग अक्सर क्या करते हैं, पूरा पौधा उखाड़ के बेचते हैं। वो तरीका उचित नहीं है, क्योंकि एक बार में ही फसल खत्म हो जाती है। तो अच्छा होता है कि अगर उसको काट करके बेचेंगे तो 2 से 3 काट करके साग बेच सकते हैं। फिर बाद में अगर बीज बनाना है उसको छोड़ देंगे तो फिर वो उसमें बड़ा होगा, उसमें फूल डेवलप करेगा और फिर सीड बन जाता है। तो सामान्यतः जो है इससे जो साग के तौर पर ज़्यादा ही लोग करते हैं, तो साग के तौर पर करते हैं तो उनको 200-250 कुंटल 150 से वो किस्मों के हिसाब से हो जाता है, वो अच्छी पैदावार उनको मिल सकती है। तो चूंकि साग मुलायम रहता है उस हिसाब से करते हैं। नॉर्मली जो है वो 6 सेंटीमीटर 6 इंच से नीचे पौधे हों, 8 सेंटीमीटर, मतलब 1 फीट से वैरायटी वाइज थोड़ा वेरिएशन होगा, लेकिन
जैसे हाथ से आप तोड़ेंगे खट से टूट जाता है, सॉफ्ट है, वो स्टेज सही होती है, उसकी कटाई करनी चाहिए। और जड़ से छोड़िए, 2 इंच करीब छोड़ दीजिए, जहाँ से पत्तियां फूटती हैं उसके ऊपर ही काट लेना उचित रहेगा, तब वो फिर शाखाएं छोड़ता है। उसके शाखा के लिए भी तो जगह नीचे चाहिए होती है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-rajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। महिला की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। हत्या के पीछे क्या कारण रहे, पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। डूंगरपुर